माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम जो सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट है हिमांक अवनमन या हिमांक मिति, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। तो हिमांक, इसको पढ़ने से पहले अपने को हिमांक पढ़ना चाहिए। हिमांक होता क्या है? वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान होता हो, अर्थात इस ताप पर पदार्थ जमकर ठोस हो जाता है, वह हिमांक कहलाता है। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। विलायक व विलयन के हिमांक में इस अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे ही अपन कोई शुद्ध विलायक में कोई विलय मिलाते हैं बाहर से, तो जैसा आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन होता है, यानी कि क्वथनांक में तो उन्नयन होता है, परंतु हिमांक जो होता है, जहाँ पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, वहाँ पर उसके हिमांक में अवनमन होता है। ठीक है, अतः किसी भी विलायक का जो होता है हिमांक वह ज़्यादा होता है और विलयन का जो हिमांक होता है वह कम होता है, क्योंकि विलयन का जो हिमांक होता है उसमें विलय और ऐड हो जाता है, इसलिए उसका हिमांक का मान कम होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो है डेल्टा टी एफ, इस डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करता है। डेल्टा टी एफ जो है वो विलाय का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो अपन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी ए एफ माइनस टी। टी एफ विलायक का हिमांक है और टी जो है वो विलयन का हिमांक है। अब हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, देखिए। तो यहाँ पर तीन ग्राफ हमारे पास हैं, यानी कि तीन प्रकार के हमने विलयन लिए, यूँ कहिए। एक तो सॉल्वेंट लिया है जो शुद्ध रूप से विलायक है, जिसको ए से अपन ने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा सॉल्यूशन 1 है जिसकी सांद्रता कम है, और दूसरा सॉल्यूशन 2 है जिसकी सांद्रता अधिक है, यानी कि सॉल्यूशन 2 में विलय की मात्रा अधिक है सॉल्यूशन 1 के बजाय, और सॉल्यूशन 1 जो है उसमें विलय है, जबकि सॉल्यूशन 1 ए जो है उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 की अपेक्षा ज़्यादा है। अतः यहाँ पर जो हमने देखिए ग्राफ जो है वो हम ये बता सकते हैं सॉल्यूशन या सॉल्वेंट ए है उससे टी एफ कहा है हमने, यानी कि शुद्ध रूप से सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ से रिप्रेजेंट किया है, और जो सॉल्यूशन 1 है उसका T1 से, और जो सॉल्यूशन 2 है उसका T2 से। इसी प्रकार सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P है, सॉल्यूशन 1 का P1 है और सॉल्यूशन 2 का P2 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो T1 का ज़्यादा होगा, जो है T1 ज़्यादा होगा, क्योंकि T1 जो है वह क्या है, T2 से अधिक है। ठीक है, T2 जो है उसका मान कम है और T1 का मान ज़्यादा है। देखिए T1 यानी कि सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसके में डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हिमांक में अवनमन जो है वह घटता जाएगा। देखिए शुद्ध रूप का जो है वह टी एफ हिमांक जो है वो ज़्यादा है, और फिर सॉल्यूशन 1 का उससे कम है और सॉल्यूशन 2 का उससे कम है, यानी कि हिमांक में अवनमन बढ़ता जा रहा है। अतः अत्यंत अणु विलयनों के वाष्प दाब व ताप में खींचे गए फ्रीजिंग पॉइंट वक्र जो है फ्रीजिंग पॉइंट के निकट जो है वो लगभग सीधे हो जाते हैं, या यूँ कहिए सीधी रेखा में होते हैं। अत्यंत तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब व ताप में खींचे गए वक्र फ्रीजिंग पॉइंट के निकट लगभग सीधी रेखा में हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग सीधी रेखा में हो गए, तो तथा एक दूसरे के समांतर होते हैं। अतः त्रिभुज
एक्स जेड ई तथा एक्स वाई डी समरूप होंगे। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं जेड ई अपॉन वाई डी इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन एक्स डी। तो जेड ई का मान टी एफ माइनस टी टू हो जाएगा, आप वक्र से देख सकते हो, और वाई डी का मान जो है वह क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी वन। ये जो है वो पी माइनस पी टू अपॉन पी माइनस पी वन के बराबर होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी टू अपॉन डेल्टा टी वन इज इक्वल टू डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा पी वन, जहाँ पर डेल्टा पी टू व डेल्टा पी वन वाष्प में दाब में कमी तथा डेल्टा टी टू व डेल्टा टी वन हिमांक में कमी को प्रदर्शित करते हैं। अतः हम यूँ कह सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, जो समीकरण 1 में बताया गया है। अतः हिमांक में अवनमन जो है वो वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होगा। हमने ये पहले भी बात की है। अब जो आगे का डेरिवेशन है वो सेम रहेगा जैसा पीछे था, आप देख सकते हो इसको। अब देखिए, अतः वाष्प दाब में अवनमन व फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अतः तनु विलीनों के लिए रोल्स लॉ के अनुसार हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। या अपन यूँ लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखिए एन जो स्मॉल एन है उसका मान स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम हो जाएगा, और कैपिटल एम है एन है जो है उसका मान हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। और डब्ल्यू आप बता दिया मैंने, विलय का भार अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। उसी प्रकार एन जो है वो विलायक का भार अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू दिस। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो सकता है पी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, जो समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 के अनुसार डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो जाएगा। अतः इक्वेशन 2 में डेल्टा पी का मान इक्वेशन 1 से रखने पर डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। जहाँ और जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसे समानुपाती स्थिरांक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। किसी शुद्ध विलायक के लिए अणुभार एम हिमांक पर वाष्प दाब पी स्थिर होते हैं, अतः के तथा के भी एक स्थिरांक है। अतः ये सब एक स्थिरांक के में लिखे जा सकते हैं। तो इक्वेशन 3 का रूप क्या हो जाएगा, देखिए मैंने डॉट लगा रखे हैं ऊपर के पी और कैपिटल एम में। तो इनकी जगह एक नया जो है वो डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या हिमांक में अवनमन स्थिरांक कह सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि विलय का 1 मोल या 1 ग्राम हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू यानी कि एन स्मॉल एम एन बराबर 1 हो जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के। परंतु आप जानते हो कि 1 मोल विलय 1 ग्राम विलायक में प्रायोगिक रूप से घोलना संभव नहीं है। अतः विलय का भार 1000 ग्राम लेते हैं तो हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के अपॉन 1000 बराबर के एफ हो जाएगा। इसे कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और के एफ का जो यूनिट है वो है डिग्री सेंटीग्रेड किग्रा या किलोग्राम मोल इनवर्स। अब समीकरण जो 6 आई अपने पास के इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000। अब इक्वेशन 4 व 6 के अनुसार 4 में क्या हो जाए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आया है 1000 इंटू के एफ और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन
1/W ये हो जाएगा। और देखिए ये जो है वो सारा का सारा 1000 कैपिटल स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W जो है वो मोलिडिटी के बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिडिटी। इसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, या यूं कहिए मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ हिमांक में उस अवनमन के बराबर है जो विलय के 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। हिमांक नीचे दे रखा है, हिमांक की गुप्त ऊष्मा तथा मोलल अवनमन स्थिरांक में संबंध, ये कई बार पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, तो ये याद रखना है। के एफ इज इक्वल टू होता है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, जहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है जिसको 2 कैलोरी लेते हैं, एल एफ जो है विलायक के हिमांक की गुप्त ऊष्मा है, तथा टी एफ जो है विलायक का परमताप पर हिमांक है। अब हम हिमांक में अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए फॉर्मूला है, उससे जो पीछे वाला फॉर्मूला है उसी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हमारे को स्मॉल m निकालना है तो इस फॉर्मूले से m बराबर हो जाएगा के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ हो, स्मॉल w कैपिटल W हो, के एफ हो, तो हमारे पास m जो है वह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अणुभार ज्ञात हो जाएगा। अब डेल्टा टी एफ का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन या थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। अब देखिए इसके लिए हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, या हम यूँ कहिए कि क्लेपेरॉन इक्वेशन से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ए बी व सी 3 प्रकार के हमारे पास है ग्राफ हुआ। यहाँ पर सॉल्वेंट और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ जो है सॉलिड और वेपर के बीच में होगा, और ये जो है वो सॉल्यूशन और वेपर के बीच में हमारे पास ये वो होगा। क्योंकि हमारे को जो हिमांक में अवनमन लेना है वो ये लेना है कि हमारे पास सॉल्यूशन और सॉलिड के बीच में वैल्यू हो, तो टी एफ और टी वन की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो विलयन के द्रव और वाष्प साम्य के लिए क्लेपेरॉन इक्वेशन डी एल एन पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन आर टी एफ के इंटीग्रेटेड फॉर्म के अनुसार हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन P1 से P2 डी एल एन पी डेल्टा एच वी आर T1 से T2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, एल एन P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब चित्रानुसार ठोस और वाष्प साम्य के लिए हम लेते हैं एल एन पी अपॉन P1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच एफ अपॉन आर इंटू टी एफ माइनस T1 अपॉन टी एफ इंटू T1। इसको सॉल्व करते हैं, एल एन पी अपॉन P1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच एफ अपॉन आर इंटू डेल्टा टी एफ अपॉन टी एफ इंटू T1, जो समीकरण 1 है। यदि T1 व टी एफ में बहुत कम अंतर हो तो टी एफ इंटू T1 जो है वो टी एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं एल एन पी अपॉन P1 जो है P माइनस P1 अपॉन P के बराबर होता है, और ये जो होता है वो N अपॉन कैपिटल N के बराबर होता है। अतः इक्वेशन 1 में टी एफ T1 व एल एन पी अपॉन P1 का मान रखने पर हमारे पास समीकरण होगा N अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन आर इंटू डेल्टा टी एफ अपॉन टी एफ स्क्वायर। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो डेल्टा एच एफ अपॉन एम इज इक्वल टू होता है एल एफ, विलायक के लिए प्रति ग्राम गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अतः इक्वेशन 3 को निम्न रूप हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू
RTF स्क्वायर इंटू स्मॉल w अपॉन LF इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जो समीकरण 4 है। यदि 1 ग्राम मोल हो विलय का और 1000 ग्राम विलाय के गुले हों तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा RTF स्क्वायर अपॉन LF इंटू 1000, जो समीकरण 5 से दिया गया है। यही थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब हिमांक में अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण दो विधियों से करते हैं, एक बेकमान्स मेथड और एक रास्ट की कैम्फर विधि या रास्ट की कपूर विधि। तो बेकमान थर्मामीटर विधि में अपन क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें फ्रीजिंग मिक्सर लेते हैं और इसमें स्टरर रख देते हैं, ठीक है। एक जो है वो इनर फ्रीजिंग ट्यूब लेते हैं ए, ठीक है, और उसमें साइड एक इसमें सी जो है वो साइड ट्यूब होती है जिसमें विलय और विलायक डालने के लिए होता है। इसके अंदर एक स्टरर होता है S1 और एक इसमें थर्मोमीटर होता है। तो दो स्टरर हो गए, एक S1 और एक S2। इसमें करते क्या है, हिमांक नली जो है ए में ज्ञात मात्रा 20 से 25 ग्राम विलायक लेते हैं और उसको हिलाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उसके जो है वह उसके हिमांक में अवनमन होगा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वह नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास विलय का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हिमांक नली बाहर निकालते हैं, इसको डिप जो गर्म पानी होता है उसमें डिप करते हैं और सॉल्वेंट मेल्ट हो जाता है इससे, उसके का फिर उसमें 0.2 से 0.5 ग्राम जो है वो सॉल्यूट मिलाते हैं, फिर हिलाते हैं बाहर S1 और S2 दोनों स्टर को हिलाते हैं और उससे हमारे को पुनः फ्रीजिंग पॉइंट बेकमान थर्मामीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास डेल्टा TF आ जाता है या हिमांक में अवनमन आ जाता है, क्योंकि हमने पहले विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया, फिर विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। इस प्रकार से हमारे पास बेकमान विधि द्वारा क्या आ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। उसके बाद रास्ट की कपूर विधि या कैम्पर विधि है, इसमें अपन वो निकालते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये उससे इम्प्रूवड विधि है। कैम्पर का जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो जल से लगभग 20 गुना होता है, अर्थात 1000 ग्राम कैम्फर में पदार्थ का 1 ग्राम अणु 1 मोल घोलने पर हिमांक में अवनमन 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि सामान्य थर्मामीटर से भी नापा जा सकता है। अब इसमें बेकमान थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो रास्ट की कैम्फर विधि को रास्ट ने कैम्पर को जो है एज ए सोलवेंट लिया, एज ए सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्वेंट का जो है अपन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं अपन विलय मिलाते हैं और फिर उस दोनों का कपूर और उन दोनों का मिलाकर अपन क्या निकाल लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पहले शुद्ध कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट कैपिलरी ट्यूब या मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, फिर पदार्थ की निश्चित मात्रा कपूर की निश्चित मात्रा में मिलाकर पिघला लिया जाता है। अब इस मिश्रण को ठंडा करके चूर्ण बनाकर इसका कैपिलरी ट्यूब द्वारा गलनांक ज्ञात कर लेते हैं। ये जो मेल्टिंग पॉइंट कपूर में पदार्थ के विलयन के हिमांक के बराबर होता है और दोनों के गलनांक का जो अंतर होता है वो हिमांक यानी डेल्टा TF के बराबर या हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। और ये मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो, मैंने इसका फॉर्मूला पहले भी बता रखा है। इस प्रकार से अपन जो है वह हिमांक में अवनमन का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वो है एबनॉर्मल मोलर मासेस या एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।